जय श्री कृष्णा दोस्तों। रात के 9 बज रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। अरे दीदी, देखो ना किसका फोन आया है। मैं तो खाना खाकर समाचार देख रहा था कि तब तक दीदी फोन ले आई। चाचा जी का फोन है। मैंने पूछा, कौन वाले चाचा जी? दीदी को तो लगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ। आखिर अपने चाचा के बारे में किसे पता नहीं होगा। दीदी ने फिर जवाब देते हुआ कहा, घर से फोन आया है। और कौन वाले चाचा जी? और बस आपस में यही बात करते करते ही फोन उठाने से पहले ही कट गया। दीदी दोबारा फोन का इंतजार करने लगी, लेकिन 10-15 मिनट बीत जाने के बाद भी उधर से दोबारा फोन नहीं आया। दीदी मुझसे बोली, भाई फोन लगाकर बात कर ले, कोई जरूरी काम होगा शायद। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दीदी पास के सोफे पर आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भाई इतना जिद भी बिल्कुल ठीक नहीं है करना। उन लोगों ने जो किया उन्हें उनके कर्म पर छोड़ दो। मेरे अंदर भी गुस्सा भरा जा रहा था, पर दीदी बार बार मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। पर मैं मान भी जाता कैसे? मैंने दीदी से इतना कहा कि इतने दिन से तो याद बिल्कुल भी नहीं आई। आज ऐसा क्या खास है जो हमारी याद आने लगी? आपको बात करनी है तो करो, फोन लगाकर कर लो। मुझे नहीं करनी, मुझसे नहीं होगी बात। और वैसे भी फोन आपको किया है ना। यह कहकर मैं सोफे से उठा और अपने कमरे की ओर चल दिया और सिर तकिया पर रखकर आराम करने लगा। 1.5-2 घंटे बीत चुके थे, पर मानो आज आंखों से नींद गायब हो गई हो। बस वही बातें याद आ रही थीं और ना जाने आंख से कौन बरसाती नदी निकल रही हो। तभी दीदी ने दरवाजा खटखटाया और मुझे आवाज भी लगाई, भाई भाई सो गए क्या? सामान्यतः इस समय तक दीदी भी सो जाती थी, लेकिन पता नहीं आज सब कुछ अलग सा और अजीब हो रहा था। मैं भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे जल्दी जल्दी में कोई कपड़ा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से तकिए से ही अपने आंसू पोंछ लिए। इस बीच दीदी कई बार आवाज लगा चुकी थी। मैं भी आवाज देते हुए कहा, हाँ रुकिए, क्या हो गया? तो दीदी ने भी उधर से आवाज दी, जल्दी से खोलो ना। बस 2 मिनट, खोल रहा हूँ। यह कहकर मैं दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह कहने लगी, भाई भाई, चाचा जी ने फिर से फोन किया था। दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमें जाना होगा। ऐसे समय तो सबको परिवार के सदस्यों का साथ होना चाहिए, पर अगर मैं चला गया तो मानो मेरे नसों में रक्त की गति या तो धीमी या फिर बहुत तेज हो जाएगी। कुछ समय तक मुंह बधिर सा सुनता रहा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सूझ रहा। दीदी मेरी चुप्पी से परेशान हो रही थी और फिर कहीं, क्या हुआ, कुछ बोलो ना। एक बाण की दिशा की तरह मैं अपनी बात पर डिगा रहा और मैंने अंत में कहा, सवेरे आप निकल जाना। दीदी को मेरी आवाज में शायद भारी सा लगा और वो कुछ समझ चुकी थी, इसलिए उसने भी मुझसे कुछ कहना उचित नहीं समझा। उसने कहा, हाँ तुम्हें जाना है तो तुम भी देख लो। यह कहकर दीदी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपना कमरे में आ गया। दरवाजा बंद कर पुनः बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आज रात आंखों से नींद कुछ ऐसे भागी मानो अभी सवेरा ही हुआ हो। कई बार करवटें बदलता रहा, कभी इस ओर तो कभी उस ओर, पर अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। सुकून के रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था। फिर
मन में क्या गया कि मैंने सुधीर को फ़ोन लगा दिया। हाँ, वही सुधीर, मेरा मित्र जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। 2 बार फ़ोन लगाया और दोनों बार ही नहीं उठाया। शायद सो गया होगा। यह सोचकर मैंने उसे एक मैसेज भेज दिया। कुछ पल यूं ही आंखों से नींद भागती रही। फिर कमरे में एक टिमटिमाता हुआ जुगनू दिखा, मानो वह जुगनू कोई संदेश लेकर आया हो। मैं जुगनू को एकटक देखता रहा, कभी उड़कर इधर तो कभी उधर। वह धीरे धीरे आंखें लगने लगी और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी और मेरी नींद कब टूटेगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कानों में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने नींद में कहा, अभी तो सोया भी नहीं हूँ और किसने फ़ोन कर दिया। मोबाइल देखा तो सुधीर का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो बोला। उसने जवाब में कहा, हाँ सर, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यह कहकर मैं फ़ोन रखने ही वाला था कि मेरी नज़र समय पर पड़ी। सुबह के 8 बज चुके थे और फिर वहीं जाकर अब नींद टूटी। बाहर निकल कर देखा तो दीदी तैयार हो चुकी थी और उन्होंने पूछा, क्या सोचा, जाओगे क्या? मैंने जवाब दिया, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। दीदी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जल्दी करो, वैसे ही काफ़ी लेट हो। थोड़ी देर में तैयार भी हो गया और तब तक हमारा ड्राइवर भी आ चुका था। रामू काका हमारा नाश्ता लगा रहे थे। मैंने और दीदी दोनों ने नाश्ता किया। हम निकलने वाले थे कि दीदी ने रामू काका से कहा, काका पापा को नाश्ता करा दीजिए और आप भी कर लीजिए। काका ने जवाब में कहा, हाँ बिटिया, कर लेंगे। यह कहकर हम बाहर की ओर निकले तो आसमान में काँव काँव कौवे कर रहे थे। ऐसी कहावतें तो मैंने बचपन में सुनी है कि कौवे के काँव काँव करने से कुछ अपशगुन होता है। पर खैर, हम दोनों कार में बैठ चुके थे। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझसे पूछा, सर आज दीदी भी जा रही हैं? तब जाकर मुझे याद आया, हाँ आज ऑफिस नहीं घर जाना है। ड्राइवर ने कहा, अच्छा सर, तभी तो मैं कह रहा था दीदी आज क्यों जा रही है। रास्ते में ऐसे ही कुछ सवाल हुए, जैसे आज कोई खास काम है क्या। साथ साथ और भी। यह बातचीत करते करते गाड़ी घर पहुंच गई। एक अरसा बीत गया था घर आए हुए, या यूं कहें तो घर से निकले हुए। चाचा जी हमें बाहर तक लेने आए। मैं जैसे ही घर के आंगन पर पैर रखा तब हाथ में बाल खड़े हो गए। आंगन में कुछ कुर्सियां लगी थी और कई रिश्तेदार वहां बैठे थे। दीदी तो जल्दी से दादी को देखने चली गईं। आंगन को देखकर मेरी कुछ यादें ताजा हो गईं। ये वही आंगन था जहां हम सब खेला करते थे। अचानक से सारे लोग धुंधले होने लगे। काला अंधेरा छा गया और आसमान से बारिश होने लगी। जोर जोर से मेघ गरजने लगे। दादी कमरे से बाहर आई और एक आदमी को जोर जोर से कहने लगी, जाओ निकल जाओ यहाँ से। उस आदमी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बच्चे को वह आदमी पकड़े था, एक को उसकी पत्नी ने गोद ले रखा था। दादी एकदम काफिर सी लग रही थी। पता नहीं एक औरत की भावना को भी नहीं समझ पा रही थी। उस काली रात में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वह आदमी निकल गया। रात कहाँ गुजारी होगी मुझे भी पता नहीं, कैसे गुजारी होगी ये तो और पता नहीं। पर आंखों से एक बूंद पानी गिरा और सब सामान्य हो गया। सभी लोग फिर से देखने लगे। मेरी फूआ के बेटे और बेटियां पास आकर बात करने लगे। आंगन धीरे धीरे भर रहा था। फूआ आकर बोलने लगी, भैया क्यों नहीं आए? मैंने ठीक ठीक बता दिया कि उनकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे बाहरी टेंशन देने से मना किया है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया। फूआ ने फिर पूछा, दादी को देख, मैं तो जब से आया हूँ तब से कोई न कोई मिल रहा है, तो तब से बातचीत ही कर रहा हूँ।
थोड़ी देर में मिल लेता हूँ। फिर बाहर एक हॉर्न बजी और आंगन की ओर मामा जी आए। हाँ, मेरे माँ के अपने भाई। मैं उठकर गया और जाकर उनके पैर छुए। फिर दोनों आंगन के लगे कुर्सी पर बात करने लगे। कई बार नाश्ता भी आ गया। मामा जी एक बात बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। कह रहे थे, बेटा, उस दिन के बाद आज मैं भी पहली बार ही आया हूँ। तब तुम बहुत छोटे थे और उस रोज मैं तुम्हारी मम्मी पापा को अपने साथ ले गया, पर मुझे खुद नहीं पता तुम चारों ने उस रात कैसे गुजारी थी। जब मैं आया तो तुम सब एक चौक पर बैठे थे। मैं आया और सब पहले हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, फिर सारी बात पूछी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी दादी के इकलौती औलाद थे। उनके मर जाने के बाद तुम्हारे दादाजी ने दूसरी शादी की, लेकिन तुम्हारी ये वाली दादी तुम्हारे पिताजी को साथ नहीं देखना चाहती थी। शुरू दिन से ही उसने ऐसा किया। तब तक चाचा जी भी आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। चाचा जी बस यही कह रहे थे, यह सब बातें भूल जाइए और अब सब ठीक हो सकता है। हमने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, चूंकि समय तब तक सब कुछ ठीक कर चुका था। दादी की तबीयत और बिगड़ रही थी। सब घर पर इकट्ठा होने लगे, शोर होने लगा। मैं और मामा जी भी अंदर की ओर गए, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। तब तक दादी की नसें सूनी पड़ चुकी थी। सांसों ने चलना बंद कर दिया था। हाँ, दादी को नहीं देख पाने का मलाल जरूर होगा, पर शर्मिंदगी नहीं। मैंने दादी के लिए घर पर दोबारा पैर रखा, पर लोगों के साथ बातचीत में ही उलझ गया। इतने दिन बाद सबसे मिला, इसलिए बातचीत में कुछ ज्यादा समय लग गया। शायद उसकी सजा भी यही थी। हम सब दादी को देखने के लिए उनके पास आ गए थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखें हमें देखने को तरसती रह गईं। कर्मों की सजा भी अप्रत्यक्ष रूप से मिले, ये मैंने आज पहली बार देखा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे, लेकिन एक आदमी नहीं आया और न ही इस घटना की सूचना उसे दी गई, क्योंकि दादी उसे देखना नहीं चाहती थी। ईश्वर सारा कहर अभिराम पर ढा रहा है। अधेड़ उम्र का आदमी है, अभी सफाई में किराए के मकान में रहता है। 5-7 दिन बीत गए, अभी तक एक भी जमीन हाथ नहीं लगा। हाँ, अभी जमीन का धंधा करता है। पहले मुंशी जी के यहाँ सारा कागज पत्थर संभालता था। अब हर महीने 7,500 रुपये मिला करता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दूसरे काम में